नमस्ते। आप जानते हैं मैं सबसे ज़्यादा मिस क्या करता हूँ? दोस्तों के साथ घंटों तक लंबी बातचीत। वो बातचीत जिसका कोई एजेंडा नहीं है, जब आपको एक दूसरे से कोई काम नहीं है, बस आप एक दूसरे के साथ हैं और जो भी आपको ठीक लग रहा है, जो मन में आ रहा है, आप बातें कर रहे हैं। किसी को कहीं जाने की जल्दी नहीं है और किसी के पास कोई डेडलाइन नहीं है। आज के ज़माने में ये सब असंभव सा दिखता है क्योंकि आज जब हम मिलते हैं तो किसी न किसी काम से ही मिलते हैं। बातचीत का कोई ना कोई मकसद होता है और सभी को कहीं न कहीं जाना होता है, इसलिए सब यही कहते हैं कि टाइम नहीं है। इसलिए मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि कोई एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बनाया जाए जब मैं आपसे जब चाहे खुलकर बातचीत कर सकूँ, हम बातें कर सकें। आपको याद होगा जो लोग छोटे शहरों से और गाँव से आते हैं, वहाँ गली में या सड़क पर एक चौक हुआ करता था और उस चौक पर सारे दोस्त लोग इकट्ठा होते थे और घंटों तक सर्दियों की धूप में, हल्की धूप में, सुनहरी धूप में हम बातें करते रहते थे और बस जिसके जो मन में आता था बातें करते थे। किसी को किसी से कोई काम नहीं था। वो वो ज़माना अब चला गया और मैं उसे बड़ा मिस करता हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि ये यूट्यूब पर जो मेरा एक चैनल है, इसे एक ऐसा स्थान, एक ऐसा अड्डा बनाया जाए, जहाँ चौक पर खड़े होकर हम टॉक कर सकें। तो इसका नाम आप चौक टॉक भी रख सकते हैं और खुलकर हम लोग बात कर सकें। न्यूज़ के बारे में बात नहीं करेंगे, सिर्फ दिल की बातें करेंगे। और मैंने जो इस दौरान देखा, सीखा, समझा, मैं आपसे आकर अपने जो विचार हैं, वो मैं शेयर किया करूँगा। तो इस वीकेंड पर मैं पठान फ़िल्म देखने के लिए गया था और मैंने एक ट्वीट भी किया था कि मैं फ़िल्म देखूँगा और आपको अपना एक ऑनेस्ट फ़ीडबैक या आप कह लीजिए कि एक रिव्यू आपके लिए मैं इस फ़िल्म का करूँगा। तो आज मैं कर रहा हूँ। लेकिन उससे पहले आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये रिव्यू करने से पहले बड़ा एक सामाजिक दबाव सा है मेरे ऊपर, एक राजनीतिक दबाव है। क्योंकि लोगों ने पठान को देखने वाले लोगों को 2 हिस्सों में बाँट दिया है। ऐसा एक इम्प्रेशन खड़ा कर दिया है कि जो पठान देखने के लिए जा रहा है वो एंटी नेशनल है, वो राष्ट्रवादी नहीं है और पठान को देखने के लिए सिर्फ वही लोग जा रहे हैं जो एक ख़ास विचारधारा के हैं। अब मेरे ऊपर दबाव ये है कि फ़िल्म को मैंने अगर अच्छी बताया तो एक ख़ास विचारधारा के लोग कहेंगे कि वो खुश हो जाएँगे कि उनकी जीत है। फ़िल्म को ख़राब बताया तो दूसरी विचारधारा के लोग जो है वो नाराज़ हो जाएँगे। असल में ये एक फ़िल्म नहीं बची, ये एक फ़िल्म नहीं है कि ये मुद्दा बन गया है और ये फ़िल्म अब हिंदू-मुसलमान में बँट गई है। ये फ़िल्म कांग्रेस और बीजेपी में बँट गई है। ये भगवा और हरे रंग में बँट गई है। तो आज मैं फ़िल्म का विश्लेषण करूँ या मुद्दे का विश्लेषण करूँ? क्या मैं मुद्दे को हटाकर सिर्फ़ एक स्टैंड अलोन फ़िल्म के तौर पर इसके बारे में आपको बताऊँ? या मुद्दा और फ़िल्म दोनों को मिलाकर बताऊँ? या उस मुद्दे के चश्मे से इस फ़िल्म को मैं देखूँ? ये एक 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 बड़ी चुनौती होगी, लेकिन मैं न्याय करने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल स्थिति ये है कि मेरे पठान देखने के बाद से दोनों ही पक्षों के लोग, दोनों ही विचारधाराओं के जो लोग हैं, वो मुझसे नाराज़ हैं। इसका मतलब ये है कि मैं बिल्कुल सही हूँ और मैं निष्पक्ष हूँ। क्योंकि मेरी जो पत्रकारिता रही है, वो किसी को खुश करने की नहीं है और असली जो जर्नलिज़्म होता है, उससे कोई खुश नहीं होता। बल्कि अगर दोनों पक्ष ही नाराज़ हैं, तो आप समझिए कि अ, आप बिल्कुल सही कदम पर चल रहे हैं। तो असल में होता ये है कि पहले तो हम किसी को इतना बड़ा बना देते हैं इतना प्यार देकर और जब वो अचानक वो स्टार इतना बड़ा हो जाता है फिर अचानक से हमें लगता है कि ये इतना बड़ा कैसे हो गया और फिर हम उसका कद छोटा करने की कोशिश करते हैं और यही काम इस समय शाहरुख खान के साथ भी मुझे लगता है अभी हो रहा है। चलिए मैं शुरू करता हूँ। मैं दिल्ली के एक थिएटर में इस फिल्म को देखने के लिए गया। पूरा हाउसफुल था, एक भी सीट खाली नहीं थी। इस फिल्म में 7 से 8 बार ऐसा हुआ जब लोगों ने तालियां बजाई और मैंने बहुत वर्षों के बाद थिएटर में जाकर ऐसा एटमॉस्फेयर का अनुभव किया जब लोग तालियां बजा रहे हैं, लोग सीटियां बजा रहे हैं। ये सब बंद हो चुका था, वर्षों पहले कभी हुआ करता था, लेकिन इस फिल्म में लोगों को मैंने तालियां बजाते हुए, सीटी बजाते हुए सुना। शाहरुख खान की जब एंट्री होती है तब तालियां बजती हैं, जब बेशरम रंग आया तब तालियां बजती हैं। तो ये तो रही कि जो जो लोग कह रहे हैं कि नहीं पिक्चर हॉल खाली पड़े हैं, मुझे बाकियों का नहीं पता, लेकिन जिस थिएटर में मैं गया था उसमें एक भी सीट खाली नहीं थी और सारे जेन्युइन लोग थे, ऐसे लोग नहीं थे जिनको फ्री में टिकट मिली थी। तो ये मैं आपको अपने अनुभव से बता सकता हूँ। फिल्म देख के जब बाहर निकल रहा था लिफ्ट में,
कुछ कॉलेज की स्टूडेंट्स थी, वो मेरे साथ लिफ्ट में थी और मैं चुपचाप सुन रहा था कि देखता हूँ ये क्या करती हैं। और उनकी उम्र थी 19 से 22 साल के आसपास, दिल्ली की लड़कियां थी। और वो शाहरुख खान के बारे में बात कर रही थी, शाहरुख खान कैसे दिखते हैं इस फिल्म में, उनके लुक्स क्या हैं, हेयर स्टाइल कैसा है, डांस कैसा है, ये सब बात कर रही थी। और नेगेटिव कमेंट्स नहीं थे, देवर ऑल लाइकिंग। तो एक 57 साल के स्टार के लिए अगर 19-20 साल की छात्राएं बात कर रही हैं और पसंद कर रही हैं, तो ये एक उपलब्धि मानी जा सकती है। तो ये इंस्टेंट जो फीडबैक है फिल्म देखने के बाद, वो मैं आपको बता रहा हूं, जो मैंने लिफ्ट में चुपचाप से ऑब्जर्व किया। अब फिल्म के बारे में बताता हूं आपको। यह फिल्म एक माइंडलेस मसाला फिल्म है। यानी जो कहानी है उसका कोई सिर पैर नहीं है। ये कहानियां हम सैकड़ों बार देख चुके हैं। कहानी वही है भारत और पाकिस्तान की, कहानी वही है जय हिंद, लगातार भारत माता की जय वाला भाव। भारत और पाकिस्तान के बीच में टकराव चल रहा है, पाकिस्तान में भारत के खिलाफ साजिश हो रही है। एक तरफ रॉ के लोग हैं, दूसरी तरफ आईएसआई के लोग हैं। और उसके बाद लगातार पूरी फिल्म में जो एक्शन सीक्वेंसेस हैं, चेजेस हैं, ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो गलत नहीं जा सकता। इस पर पहले भी बहुत फिल्में बन चुकी हैं, ये एक और फिल्म है। और शाहरुख खान, मुझे ऐसा लगता है कि किसी बड़े प्रयोग करने की स्थिति में इस बार थे नहीं। उन्होंने बहुत प्रयोग किए हैं पिछले 7-8 साल में और कोई भी प्रयोग उनका चला नहीं। तो इस बार उन्होंने ये सोचा होगा कि ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला के साथ चलते हैं, जो गलत नहीं हो सकता, और वही उन्होंने किया। वो पुरानी स्टोरी ली, कहानी ली, और उसमें बहुत स्पेशल इफेक्ट्स डाले, एक्शन सीक्वेंसेस डाले, पैसा खर्च किया, उसे बहुत भव्य बना दिया और फिर आपके सामने पेश कर दिया और उसको बहुत एंटरटेनिंग बनाया। शाहरुख खान की असल में स्थिति इस समय यह थी कि उनके करियर में, आप ऐसा समझिए, अगर मैं क्रिकेट की भाषा में कहूं तो आखिरी बॉल बची है और आखिरी बॉल पर उन्हें छक्का मारना है अगर जीतना है तो। ये उनकी स्थिति थी इस समय। अगर वो आखिरी बॉल पर छक्का नहीं मारते तो ये मैच हार जाते, करियर का मैच हार जाते, और जो कुछ उनके खिलाफ चल रहा था इस दौरान उसे भी हार जाते। लेकिन उन्होंने आखिरी बॉल पर छक्का मारा है और ये मैच जीत लिया है। और इसको आप ये भी कह सकते हैं कि एक तरीके का साइलेंट रिवेंज मैं इसको कहूंगा। पीछे कुछ वर्षों से लगातार उनके खिलाफ जो दुष्प्रचार हो रहा था, तो उन्होंने अपने आलोचकों को अपने काम के जरिए और इस फिल्म के जरिए जवाब देने की कोशिश की है, ये बदला लेने की कोशिश की है। अच्छी बात जो मुझे इसमें लगी वो ये है कि जब लोग बदला लेते हैं, अपना जवाब देते हैं, तो अक्सर बयानबाजी करते हैं, अपना आपा खो देते हैं, तमाम तरह की बातें करने लगते हैं। लेकिन शाहरुख खान शांत रहे इस दौरान और उन्होंने कोई गलत बयानबाजी नहीं की, कोई इंटरव्यू नहीं दिया, और अपने काम के जरिए उन्होंने अपना ये कमबैक किया है। तो ये किसी के लिए भी एक सीखने वाली बात है कि ऐसा करना चाहिए। अब फिल्म की कहानी को अगर मैं और आगे बढ़ाऊं तो इसमें आप देखेंगे कि जैसा मैंने आपको कहा कि फिल्म बड़ी भव्य है और आपको ऐसा लगता है कहीं कि एक बार को लगता है कि आप उनकी जो यश राज की पुरानी फिल्म थी एक वॉर, जो सुपरहिट फिल्म थी, जो इसी डायरेक्टर ने बनाई है जिसने ये फिल्म बनाई है, कभी आपको लगता है कि मैं वॉर देख रहा हूं एक नई स्टार कास्ट के साथ, कभी आपको लगता है कि आप टाइगर सीरीज की टाइगर और टाइगर जिंदा है देख रहे हैं नई स्टार कास्ट के साथ, कभी आपको लगता है कि आप टॉम क्रूज की मिशन इम्पॉसिबल देख रहे हैं और जेम्स बॉन्ड की कोई फिल्म देख रहे हैं। तो इन सारी फिल्मों को मिलाकर उन्होंने एक फिल्म बना दी। एक बर्फ, जमी हुई बर्फ के ऊपर एक चेज है सीक्वेंस, तो आपको लगता है कि आप जेम्स बॉन्ड देख रहे हैं। अफगानिस्तान में जो फाइट सीक्वेंस है तो उसमें कई बार आपको ऐसा लगता है कि आप मिशन इम्पॉसिबल देख रहे हैं, कभी आपको लगता है कि आप टाइगर देख रहे हैं या वॉर देख रहे हैं। तो कहानी के नाम पर मैं आपको कहूंगा कि कुछ भी नया नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है जो आपने इससे पहले कभी देखा नहीं, लेकिन यह फिल्म आपको एक्सपीरियंस देती है, अनुभव देती है। देखिए, कोविड के दौरान लोगों ने थिएटर में जाना बंद कर दिया था। अब लोग थिएटर में अपने घर से बाहर निकलकर, इतनी मेहनत करके, मशक्कत करके, ट्रैफिक जैम में फंस के, इतना पैसा खर्च करके तभी जाएंगे जब कोई फिल्म थिएटर में सिर्फ कहानी नहीं बल्कि उनको एक अलग एक्सपीरियंस देती है, अलग अनुभव देती है। तो कहानी के लिए तो लोग अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर घर पर ही फिल्म देख लेते हैं, अगर कहानी, सिर्फ कहानी अच्छी हो तो। लेकिन अगर कहानी घिसी पिटी भी है, लेकिन उसमें अगर आपने बहुत स्पेशल इफेक्ट्स डाले हैं, वीएफएक्स डाले हैं, शूटिंग बहुत भव्य की है, पैसा लगाया है और उसमें स्टार पावर भी है, तो कंटेंट भी अच्छा बनता है, स्टार भी है, और वो मिलके दर्शकों को घर से थिएटर तक खींच लेते हैं, जैसा कि इस फिल्म में मुझे देखने को मिल रहा है। शाहरुख खान अच्छे लग रहे हैं 57 साल की उम्र में भी।
उन्होंने अपने सिक्स पैक एब्स कई बार इस फिल्म में दिखाए। अब मैं कह नहीं सकता कि वाकई उनकी बॉडी ऐसी है या ये वीएफएक्स इफेक्ट्स के जरिए उन्होंने किया है, लेकिन वीएफएक्स का काम, स्पेशल इफेक्ट्स का काम बहुत अच्छा है। जो फाइट सीक्वेंसेज हैं वो बहुत अच्छे हैं। और शाहरुख खान की तो खुद अपना वीएफएक्स स्टूडियो है, अपनी कंपनी है, तो उन्होंने अपने लिए बेहतरीन वीएफएक्स इफेक्ट्स और वीएफएक्स का काम इस फिल्म के लिए कराया होगा, जिसमें वो खुद बहुत अच्छे लग रहे हैं। इसके अलावा जॉन अब्राहम विलेन है। जॉन अब्राहम भी अच्छे लग रहे हैं, उनकी बॉडी तो आपने देखी है, बहुत शानदार है, बहुत हैंडसम भी लग रहे हैं इसमें। और जॉन अब्राहम एक शक्तिशाली विलेन के तौर पर कन्विंसिंग लग रहे हैं। देखिए, इसमें फिल्म में विलेन एक ऐसा दिखाया गया है जो हीरो पर हर बार भारी भारी पड़ता है, और वो बहुत चालाक भी है और बहुत शक्तिशाली भी है। तो शक्तिशाली के लिए जिस तरह की बॉडी होनी चाहिए, जिस तरह का एक्शन होना चाहिए, वैसा जॉन अब्राहम ने किया है। एक ही चीज में उन्होंने मार खाई। सुंदर दिख रहे हैं, हैंडसम दिख रहे हैं, एक्शन बहुत अच्छा है, बॉडी बहुत अच्छी है, लेकिन एक्टिंग अभी भी उनकी बहुत अच्छी नहीं है। एक जो विलेन होता है उसकी आंखों से डर लगना चाहिए, बॉडी से नहीं। तो जॉन अब्राहम की बॉडी से तो डर लगता है, वो क्या करने वाले हैं, कितनी चालाकी से कुछ करेंगे, उससे तो डर लगता है फिल्म में। लेकिन उनकी आंखें जो हैं वो बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस हैं। और मैं ये चाहूंगा कि अगली फिल्म में जब वो काम करें या जो भी विलेन हो, उसकी आंखों से डर लगना चाहिए, वो एक्सप्रेशन आंखों में आना चाहिए। उसमें जॉन अब्राहम फेल हुए हैं। कई बार दोनों के बीच में टकराव हुआ है, यानी विलेन और हीरो के बीच में इस फिल्म में कई एनकाउंटर्स हुए हैं। खास बात यह है कि शाहरुख खान की पूरी फिल्म में बहुत पिटाई हुई है और जॉन अब्राहम के हाथों ही हुई है। और हर बार जब एनकाउंटर होता है दोनों का, तो उसमें जॉन अब्राहम ही शाहरुख खान पर भारी पड़ते हैं। और फाइट सीक्वेंस में अगर आप देखें तो 19 और 21 का फर्क है। जॉन अब्राहम 21 रहते हैं, शाहरुख खान 19 रहते हैं। शाहरुख खान मुकाबला अच्छा करते हैं, लेकिन हर बार उस एनकाउंटर को वो हार जाते हैं। आखिर में जो क्लाइमेक्स में जो इनका दोनों का एक फाइट सीक्वेंस है, उसमें भी शाहरुख खान की अच्छी पिटाई होती है, लेकिन फाइनली वो अपने दिमाग से खेलते हैं और फिर वो उसमें जाहिर है कि हिंदी फिल्म में हीरो की ही जीत होती है, तो आखिर में शाहरुख खान की जीत होती है। लार्जर देन लाइफ ऑरा क्रिएट करने की कोशिश की है इसमें शाहरुख खान ने पूरी फिल्म में, अलग अलग कैरेक्टर्स की, अपनी भी और जॉन अब्राहम की। दीपिका पादुकोण का काम सिर्फ इतना था कि वो गानों में आए और थोड़ा ग्लैमर ऐड करे, जो उन्होंने अच्छी तरीके से किया है। फिल्म की कहानी इतनी पेसी है कि आप दिमाग लगाने का आपके पास कोई चांस ही नहीं होगा। आप इस तरीके से समझिए कि जब तक आप कुछ दिमाग लगाएंगे, समझेंगे, तब तक कहानी एकदम आगे बढ़ जाएगी। तो लगातार एक के बाद एक प्लॉट्स जो है आते जा रहे हैं। तो इतनी पेसी फिल्म है, इतनी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि आपके पास सोचने समझने का समय नहीं होगा और बोर होने का भी समय नहीं होगा। तो आप बोर नहीं होंगे, आप लगातार फिल्म के साथ चिपके रहेंगे। उन्होंने बहुत पेसी बनाने की फिल्म को कोशिश की है। दिमाग अगर आप लगाएंगे तो आप ये कह सकते हैं कि फिल्म में समझ कुछ नहीं आ रहा, लेकिन मजा भी आ रहा है। तो वैसे जैसे मैंने आपको कहा, माइंडलेस है, मसाला पिक्चर है, मसाला स्टोरी है। और बीच में वो सलमान खान की एंट्री उन्होंने कराई और सलमान खान अपने टाइगर की भूमिका में आए हैं और टाइगर जिंदा है से इस फिल्म में आ गए हैं। और यशराज ने, मुझे ऐसा लगता है कि एक अलग यूनिवर्स बनाने की कोशिश की है, जिसमें वॉर, टाइगर और पठान, इन तीनों को मिला के उन्होंने एक अलग यूनिवर्स बनाने की कोशिश की है। और जिसमें ऋतिक रोशन का जो टाइगर में, वॉर फिल्म में जो उनका जो किरदार था, कबीर का भी नाम इसमें कई बार आता है। सलमान खान एक सीक्वेंस में आते हैं जहां वो शाहरुख खान की जान बचाते हैं, तब बड़ी तालियां बजती हैं दोनों जब दोनों एक साथ हैं। तो एक फाइट सीक्वेंस है जो रशिया में कहीं फिल्माया गया है और जिसमें चलती हुई ट्रेन के ऊपर ये फाइट सीक्वेंस है, जो बहुत अच्छी तरीके से फिल्माया है। शाहरुख खान की जर्नी अगर आप देखें, कुछ साल पहले तक शाहरुख खान चलती हुई ट्रेन के ऊपर डांस करते थे, छैया छैया गाना उन्होंने गाया था डांस करते हुए। लेकिन इस बार वो ऐसे ही चलती हुई ट्रेन में ज़बरदस्त एक्शन कर रहे हैं। अब बड़े हो चुके हैं, एक तरीके से एक मैच्योर्ड हीरो की तरह एक एक्शन हीरो की इमेज उन्होंने इस बार अपनी बनानी शुरू की है। अच्छा होता कि सलमान खान को वो लेकर आए टाइगर से, तो वो ऋतिक रोशन को भी
वॉर फिल्म से इस फिल्म में ले आते और ऋतिक रोशन की भी अगर इसमें एंट्री हो जाती तो ये एक अच्छे यूनिवर्स की तरह, एक अच्छे फ्रेंचाइज की तरह ये फिल्म सामने आती। जैसा आजकल हम देखते हैं कि मार्वल फिल्म्स में और सुपर हीरोज की जो फिल्में हैं उसमें, एवेंजर्स में सारे सुपर हीरोज अब एक साथ हैं, क्योंकि अब एक सुपर हीरो किसी फिल्म को नहीं चला सकता। ये शाहरुख खान को भी समझ में आ गया, इसलिए वो बीच में सलमान खान को लेकर आए। और अगर ऋतिक को भी ले आते तो ये पूरी जो तस्वीर है ये पूरी हो जाती, लेकिन ऋतिक की कमी इसमें मुझे थोड़ी महसूस हुई। पूरी फिल्म में आपको वो विश्व का भ्रमण करा देंगे, अलग अलग जगहों पे शूटिंग हुई है, दुबई में शूटिंग है, स्पेन में है, मॉस्को में, पेरिस में और फिर अफगानिस्तान में। तो आपका वर्ल्ड टूर एक तरीके से करा देंगे। जैसे मैंने आपको कहा, अच्छा पैसा खर्चा है, बहुत ग्रैंड स्केल पे इस फिल्म को बनाया है। सीन्स को स्ट्रेच नहीं किया गया है, किसी भी डायलॉग को, किसी भी सीन को, किसी भी सीक्वेंस को उन्होंने स्ट्रेच नहीं किया है। फटाफट फटाफट फिल्म जल्दी जल्दी भागती है। लगभग 2.5 घंटे की फिल्म है, लेकिन आपको लगेगा नहीं कि 2.5 घंटा कब बीत गया। घिसी पिटी स्टोरी भारत और पाकिस्तान की। एक खास बात जो मुझे देखने को मिली इसमें वो ये कि इन सारी फिल्मों में आईएसआई को ऐसे दिखाया जाता है जैसे वो भारत के बारे में अच्छा सोचती है, और फिर रॉ और आईएसआई के एजेंट मिल जाते हैं, उनकी एक लव स्टोरी हो जाती है। इसमें भी वही फॉर्मूला है। ये बात गले से किसी के नहीं उतरेगी कि आईएसआई भारत के बारे में अच्छा सोच सकती है। एक और खास बात यह है कि न्यूज से इन्होंने बड़े प्लॉट्स उठाए हैं। तो ये जो फिल्म है वो न्यूज स्टोरीज से इंस्पायर्ड है, जो बात मुझे अच्छी लगी। शुरू में ही उन्होंने कश्मीर में जो धारा 370 हटी है, पहले सीन में ये बताया कि धारा 370 कश्मीर से हट चुका है, पाकिस्तान परेशान है, पाकिस्तान का एक जनरल है जो अब भारत के खिलाफ जंग छेड़ना चाहता है इसके बाद, और कश्मीर को हासिल करना चाहता है। ये पूरा न्यूज का प्लॉट है। और आगे चलकर इसमें आईएसआई भी इन्वॉल्व है, रॉक भी इन्वॉल्व है, और आगे चलकर उन्होंने जो प्रेरणा ली है वो कोविड से ली है। एक बायोलॉजिकल वेपन बनाया जा रहा है पाकिस्तान द्वारा, जो कोविड जैसा वायरस है, स्मॉल पॉक्स के वायरस को म्यूटेट करके कोविड से भी ज्यादा खतरनाक वायरस के रूप में विकसित किया गया है। और अब पाकिस्तान की जो प्लानिंग है वो ये है कि वो भारत के किसी बड़े शहर पर उस वायरस से अटैक करेगा। और वो वायरस इतना खतरनाक है, कोई कोविड तो इंसान को मारने में हफ्ता 10 दिन लेता था, लेकिन ये वायरस कुछ ही घंटों में मार देगा। तो ये भी देखिए कि कोविड के दौर से उन्होंने स्टोरी जो है उसको प्रेरणा ली, और कोविड को भी इस पूरे प्लॉट में उन्होंने घुसा दिया है। कॉम्बिनेशन जैसे मैंने आपको बताया, टाइगर का, मिशन इम्पॉसिबल, जेम्स बॉन्ड, वॉर, सब फिल्मों को मिला जुलाकर उन्होंने एक नया यूनिवर्स बनाने की कोशिश की। और हो सकता है कि आने वाले समय में आपको इस फिल्म का एक और सीक्वेंस भी अब आगे चलकर देखने को मिलेगा। अब आपको बताता हूं कि इस फिल्म में मुझे क्या क्या चीजें अच्छी नहीं लगी। पहली सबसे बड़ी बात, जब शाहरुख खान को पता था कि बिकनी के रंग पर भी इतना विवाद हो सकता है और इसमें इतना ज्यादा सांप्रदायिक एंगल दिया जा रहा है, आगे बढ़ने से पहले आपको यह बता दूं कि फिल्म में मुझे कुछ भी ऑब्जेक्शनेबल नहीं लगा। जिसको लेकर इतने बॉयकॉट की कॉल्स दी जा रही थी, मुझे नहीं लगा कि इसमें कुछ भी, ना तो मेरा ध्यान बिकनी के रंग पर गया, ना ही फिल्म में कोई और ऐसी चीज है जिससे आप ये कह सकें कि किसी एक धर्म के लोगों को इसमें कोई आपत्ति हो सकती है। तो ऐसा मुझे कुछ नहीं लगा। और एक बड़ी बात मीडिया के लिए सीखने की है कि मीडिया में शाहरुख खान ने कोई इंटरव्यू नहीं दिया। मेन स्ट्रीम मीडिया, अखबार में बिल्कुल अपनी जो सप्लाई है उसे बंद कर दिया, इसलिए डिमांड भी होने लगी। कहीं से कोई प्रचार नहीं किया। न्यूज चैनल्स पर 1 महीने से डिबेट हिंदू मुसलमान के बीच चल रहा था इस फिल्म को लेकर। उस डिबेट के बावजूद इस फिल्म को हिट होने से कोई रोक नहीं पाया। तो ये मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए भी एक सबक है। दूसरी बात ये 110 करोड़ हिंदुओं का देश है, उसके बावजूद एक मुस्लिम एक्टर की फिल्म जिसका टाइटल भी पठान है, वो फिल्म सुपरहिट हो जाती है। ये भारत के बारे में क्या कहती है? भारत के बारे में कहती है कि भारत आज भी धर्मनिरपेक्ष है। भारत में आज भी अभिव्यक्ति की आजादी बिल्कुल सुरक्षित है। आप जहां चाहे, जिस एक्टर की चाहे फिल्म देख सकते हैं, आपको पूरी आजादी है। तीसरी बात, अगर फिल्म अच्छी होती है, कंटेंट अच्छा है और उसका प्रचार अच्छे से किया जाए, उसके प्रोमोज अच्छे से डाले जाएं, उसमें इस फिल्म में 2 ही गाने हैं, दोनों बहुत अच्छे हैं, और इस तरीके से अगर फिल्म है तो दर्शक उसको देख लेता है बिना ये सोचे कि मैं हिंदू हीरो की फिल्म देखने जा रहा हूं या मुसलमान हीरो की फिल्म देखने जा रहा हूं। ये सारा वो दर्शक है जो नॉन पॉलिटिकल है, अपने जेब से खर्च करके ये लोग थिएटर में जाकर इस फिल्म को देख रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है। बॉलीवुड के लिए बहुत अच्छा एक संकेत है ये
बॉलीवुड का इस फिल्म से रिवाइवल हो जाएगा। बॉयकॉट बॉलीवुड की जो लगातार जो मुहिम चल रही थी, कॉल्स आ रही थी, वो इसके बाद मुझे लगता है अब कमज़ोर होंगी। लोग जो बात बात पर बॉयकॉट बॉलीवुड के बारे में कहते थे। अब एक खास बात, वो ये कि इस फिल्म का टाइटल पठान क्यों रखा, और इस फिल्म में शाहरुख खान पठान की भूमिका क्यों निभा रहे हैं। उनसे फिल्म में दीपिका पूछती है एक सीन में कि तुम्हारा असली नाम क्या है, तो वो कहता है मेरा कोई असली नाम नहीं है, मैं तो लावारिस हूँ, मुझे ये भी नहीं पता मेरा धर्म क्या है, मुझे ये भी नहीं पता कि मेरा नाम क्या है, लेकिन अफगानिस्तान में एक गांव के लोगों की मैंने जान बचाई थी, इसलिए उन्होंने मेरा नाम पठान रख दिया। लेकिन इसके जरिए शाहरुख खान कुछ कहना चाहते हैं। इसके जरिए शाहरुख खान इशारों इशारों में कुछ बात करना चाहते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि इस फिल्म का नाम पठान क्यों रखा गया। पठान की जगह पंडित भी रख सकते थे। हमारे दर्शकों ने शाहरुख खान को एक लवर बॉय के तौर पर कितना प्यार दिया है। जब उनका नाम राज होता था, जब उनका नाम राहुल होता था, तो ये राज और राहुल अचानक इसने ये तय क्यों किया कि अब इस बार वो पठान बनेगा। और कई बार बातों बातों में वो इन तमाम लोगों को, ये जो हिंदू ब्रिगेड है, इससे कुछ संदेश देना चाहते हैं। पहला संदेश तो उन्होंने टाइटल के जरिए ही दे दिया। इसके बाद जब फिल्म खत्म हो जाती है तो शाहरुख खान और सलमान खान आखिर में बैठ के दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं, और वो भी बातचीत जो है वो सांकेतिक है। दोनों कहते हैं कि भाई अब बहुत हो गया, 30 साल से हम कर रहे हैं, अब हमसे और नहीं होता, हमें रिटायर हो जाना चाहिए। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम 30 साल से बॉलीवुड चला रहे हैं, अब हमें रिटायर हो जाना चाहिए। उसके बाद वो कहते हैं हम रिटायर हो गए तो फिर आगे कौन करेगा। तो फिर वो कहते हैं कि लेकिन सेकेंड लाइन तो कोई है ही नहीं, हमारे बाद कोई संभाल ही नहीं सकता। फिर सोचते हैं कि जब कोई है ही नहीं तो फिर तो हमें ही ये झंडा आगे लेके चलना पड़ेगा। और एक जगह वो कहते भी हैं कि ये बच्चों के हाथों में नहीं सौंप सकते, आखिर देश का मामला है, इसलिए हम ही जो है चलते रहेंगे, हम ही करते रहेंगे, अब हम रिटायर नहीं होंगे। वो ये बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं कि बॉलीवुड में तो खान्स ही चलेंगे, बॉलीवुड खान्स के भरोसे ही चलेगा, कोई सेकंड लाइन नहीं है, कोई दूसरा एक्टर नहीं है, और जो हैं भी वो सारे बच्चे हैं, और बच्चों के भरोसे बॉलीवुड को नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिए खान्स ही बॉलीवुड को चलाएंगे और बॉलीवुड में खान्स की फिल्में ही हिट होंगी। आखिर में ये दोनों स्टार्स आपको ये संदेश देकर गए हैं। दूसरी जो कमी है फिल्म में वो ये है कि न्यूज़ से इन्होंने प्लॉट में स्टोरी तो बहुत उठा ली, कोविड ले लिया, धारा 370 कश्मीर वगैरह सब ले लिया, लेकिन बहुत रिसर्च नहीं किया। जैसे जो सीक्रेट सर्विस होती है, जो रॉ होता है, वो इस तरह से काम नहीं करता जैसे इसमें दिखाया गया है। रॉ बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है, लेकिन क्योंकि होमवर्क नहीं है, कोई स्टडी नहीं है, इसलिए उसको एक मजाक सा बना के रख दिया कि रॉ इस तरीके से काम करता है। ना तो रॉ के एजेंट्स ऐसे होते हैं, ना रॉ में जो बॉसेस दिखाए गए हैं वो ऐसे होते हैं। तो ये एक मजाक सा है। मुझे अच्छा लगता है अगर थोड़ा और रिसर्च करते कि हमारे देश की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो कैसे काम करती हैं। मुझे याद है एक फिल्म आई थी इसी कहानी पर आधारित, अक्षय कुमार की बेबी फिल्म, वो इससे कहीं ज्यादा रियलिस्टिक थी, वो इससे कहीं ज्यादा सही लगती थी। उसका प्लॉट, उसकी कहानी असली लगते थे, क्योंकि उसमें बहुत रिसर्च और बहुत जो किरदार थे वो बड़े रियलिस्टिक थे। उसमें जो सब कुछ बताया, आपको ऐसा लगता था कि मैं सचमुच में ही रॉ की कोई कहानी देख रहा हूं। इसमें आपको ऐसा नहीं लगता, इसमें आपको लगता है कि आप एक मसाला फिल्म देख रहे हैं जिसमें दिमाग घर छोड़ के आइए। ना तो फिल्म मेकर ने अपना कोई दिमाग लगाया है और ना ही दर्शकों को दिमाग लगाने की कोई जरूरत है। तो एक कर्नल है, आशुतोष राणा ने वो भूमिका निभाई है। कर्नल को इतना पावरफुल दिखाया गया है कि देश के बारे में बड़े बड़े फैसले, वो सारे फैसले वो कर्नल ले सकता है, जबकि हमारे यहाँ आर्मी में कर्नल के पास उतनी शक्तियां नहीं होती कि वो कुछ भी फैसला ले ले। कर्नल अकेले अपने दम पर ये फैसला नहीं ले सकता कि एक 300 पैसेंजर जिसमें एक प्लेन में जा रहे हैं उसको मिसाइल से उड़ा दो और मिसाइल फायर कर दो। ये फैसला कर्नल के हाथ में नहीं है। लेकिन इसमें बताया गया है कि वो कर्नल ही सब कुछ है। डिम्पल कपाड़िया को बहुत समय के बाद हमने इस फिल्म में देखा, जो कि बहुत फ्रेशनेस लेके आती हैं। उन्होंने एक नया, बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने एक नया आयाम जोड़ने की कोशिश की है। वो भी रॉ की ही एक एजेंट है और वो शाहरुख खान की बॉस है। तो उन्होंने काम तो अच्छा किया, लेकिन अगेन जिस व्यक्ति ने पटकथा लिखी है, कहानी लिखी है, उसने रॉ के बारे में कोई रिसर्च नहीं की। सलमान खान ने टाइगर सीरीज में अपने जो नाम रखे थे, किरदार का नाम था, वो सारे हिंदू नाम थे। शाहरुख खान ने भी इससे पहले जो ज्यादातर अपने किरदार निभाए उन सब में उनका हिंदू नाम था, लेकिन इस बार उन्होंने एक मुस्लिम आइडेंटिटी के साथ जाने की कोशिश की। यही मैं जो आपको बता रहा हूं कि एक संदेश उन्होंने देने की कोशिश की है। और आखिर में मैं आपको ये कहूंगा कि ये मुद्दा है या फिल्म है। अगर फिल्म को आप देखें तो फिल्म ठीक है, फिल्म आपको अच्छा अनुभव देती है।
लेकिन फिल्म कोई ऐसी भी जबरदस्त नहीं है कि आप ये कहें कि वाह मैंने तो ऐसी फिल्म कभी देखी ही नहीं है। और फिल्म के हिट होने के पीछे एक बड़ा कारण ये है, हमारे देश में एक साइकोलॉजी है, जब लोगों को कहा जाता है कि ये काम नहीं करना है, इस जगह पर नहीं जाना है, तो लोग जरूर जाते हैं। इसको रिवर्स साइकोलॉजी बोलते हैं। तो ये जितने बॉयकॉट कॉल्स हुए, जितना लोगों को कहा गया कि आप इस फिल्म में मत जाइए, और शाहरुख खान ने भी फिल्म रिलीज से पहले जो कंटेंट था उसकी सप्लाई इतनी कम रखी, इतनी लिमिटेड रखी कि लोगों के मन में उसको लेकर जो कौतूहल था वो लगातार बढ़ता चला गया। तो एक कंटेंट की जो भूख थी वो लोगों के बीच में, लोगों में आ गई, और लोगों ने एकदम से सोचा कि हम थिएटर में जाकर इस फिल्म को देखते हैं। तो अगर आप चाहें तो एक बार देखने के लिए फिल्म बुरी नहीं है। आप फैमिली के साथ जा सकते हैं, बच्चों के साथ जा सकते हैं। फिल्म में कोई आपत्तिजनक सीन भी नहीं है। तो ये मेरा एक ऑनेस्ट फीडबैक है इस फिल्म के बारे में। अब आपको चलते चलते ये बता देता हूँ कि अब ये सिलसिला शुरू हो ही गया है, तो हम कोशिश करेंगे कि हफ्ते 10 दिन में मैं आपके साथ बातें करता रहूँ, मैं आपके साथ मिलता रहूँगा। ये यूट्यूब का चैनल मैंने काफ़ी पहले ही बना लिया था, लेकिन कभी इसका प्रचार नहीं किया। और मैं बाकी के लोगों की तरह ये यूट्यूब की कोई दुकान नहीं है, ये यूट्यूब पर मेरा कोई शोरूम नहीं है। आपने देखा होगा बाकी के लोग जो हैं, पत्रकार भी, बाकी लोग सब हाथ जोड़कर आपसे विनती करते रहते हैं कि कृपया करके प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होते हैं लोग उसे उतनी ही ताकत मानते हैं कि मेरी उतनी ज़्यादा ताकत है, और दूसरा उससे पैसे भी बनते हैं। तो मेरा यहाँ मकसद आपके पास आने का ना तो अपनी ताकत दिखाने का मकसद है, ना ही पैसे कमाने का मकसद है इस चैनल के ज़रिए। इसलिए मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, हाथ जोड़कर भीख नहीं मांग रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब कीजिए, मत कीजिए। ये एक इस जगह को एक ऐसा फ्रेंडली स्थान बनाकर रखिए, एक ऐसी जगह अड्डा बनाकर रखिए जहाँ हम और आप बिना किसी एजेंडे के कुछ भी बात कर पाएँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसके बाद भी जब भी मेरे जीवन में मेरे पास कुछ नया आपको देने के लिए होगा, कुछ बताने के लिए होगा, कोई नया अनुभव, मैंने कोई नई चीज़ देखी है, कहीं नई जगह गया हूँ, तो मैं आपके साथ वो अनुभव शेयर करता रहूँगा। एजेंडा कुछ नहीं है, काम कुछ नहीं है आपके साथ, और आप भी उसी भाव के साथ मेरे साथ आइएगा। और समय की चिंता मत कीजिएगा, ये मत कहिएगा मुझसे कि अब मुझे जाना है, अब मैं चलता हूँ। तभी आइएगा जब आपके पास समय हो, जब आप फुर्सत में हो तब इस वीडियो को देखिएगा। और पहले के ज़माने में तो हम लोग एक दूसरे के घर जाते थे, अच्छा लगता था, मिलते थे, बातें करते थे। अब तो लोगों का एक दूसरे के घर जाना भी बंद हो गया है। और पहले लोग बड़े बूढ़े बुजुर्ग, एक बार मुझे याद है, कहा करते थे जब हम जाते थे मिलने के लिए तो कहते थे कि बेटा कभी कभी आ जाया करो, अच्छा लगता है। दोस्त भी एक दूसरे को कहते थे कि भाई कभी आ जाया करो घर, तो अच्छा लगता है। तो ये आपका घर है, और मैं भी आपसे ये कहूँगा कभी कभी आप आया करें यहाँ पर। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप यहाँ पर आएंगे और हम और आप मिलकर ऐसे ही कोई बातचीत करेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि इसका नाम रखेंगे हम चौक टॉक। जैसे चौक पे खड़े होकर हम बात करते हैं, बिना किसी काम के, बिना किसी एजेंडे के, ना आपको मुझसे कुछ चाहिए ना मुझे आपसे कुछ चाहिए। तो इस सिलसिले को ऐसे ही हम आगे बढ़ाते रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। आगे भविष्य में ऐसे वीडियोस और भी मैं आपको बनाऊंगा और आपके साथ ये बातचीत मैं करता रहूँगा। सो इतना समय देने के लिए, इस चौक पर मेरे साथ इतनी देर तक बैठने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के ज़माने में जो सबसे कीमती चीज़ है वो है टाइम। आज के ज़माने में सबसे कीमती चीज़ है आपका अटेंशन, मतलब आपके दिमाग में ज़रा सी भी जगह पाना। ये सबसे सम्मान की बात है और बड़ी बात है। और अगर मैंने उसको ज़रा सा भी अचीव किया है तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बाकी आज तक पर ब्लैक एंड वाइट में तो आपसे रोज़ मुलाकात होती है, वो मुलाकात होती ही रहेगी, आगे भी होती रहेगी। लेकिन ये हमारी एक अलग जगह होगी जहाँ हम और आप निजी तौर पर, पर्सनल तौर पर हम मिलेंगे। न्यूज़ की बातें नहीं करेंगे, बाकी और बातें करेंगे। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और फिर बहुत जल्दी मिलते हैं। बाय बाय।